अजय अजय को भेजना पानी वाले को, तेरे पीछे घूम रहा है। अजय अजय को भेज। अजय इधर स्टूडियो में किसी से। हाँ बुला कर कौन सा बुला रहे हैं। पानी पानी। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं मेरठ से हूँ। भावना सिंह कहाँ से उड़िया मेरठ में आप। हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्यारे बच्चों देखो, आज सबसे पहले तो आपको नमस्कार और राधे राधे। आज थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि आज इस बैच की लास्ट क्लास है, और जब लास्ट क्लास है तो दोस्तों जैसे ही 4 बजा करेंगे डेली मुझे आप लोगों की याद आया करेगी कि यार 4 बज गए कि टीपी नगर से, अच्छा थापा नगर से, ओके ओके ओके। तो अब डेली आपकी याद आएगी कि यार वो बैच था एक जो उसमें बड़े शरारती बालक थे। अच्छा गुड़िया कुमारी मेरठ से हैं, ओके। अब समस्या ये है कि कैसे बोलूं कि आज ये बैच खत्म हो गया, आज लास्ट क्लास है। आप इतना प्यार इतना दुलार इस बैच से मिला, इतना मान सम्मान इस बैच के बच्चों ने दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच यार। इस बैच को हमने इतने अच्छे से पढ़ा, इतने अच्छे से पढ़ा कि बस पूछो मत। समझ रहे हो ना, आज लास्ट क्लास है बच्चों। आदि बेटा मेरे घर में तो आज लास्ट क्लास है, लेकिन फिर भी अगर तुम में से किसी बच्चे का कोई डाउट रह गया हो, तुम्हें लगे कि गुरुजी मेरा ये डाउट है, तो आप मुझे बता देना, मैं 1-2 क्लास और ले लूंगा। आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि यार एक क्लास गुरुजी अगर आप डेली भी नहीं ले सकते, आप हर संडे एक क्लास ले लिया करो। देखो बैच तो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं आपके लिए हर संडे एक आपकी क्लास लेके आऊं। आप में से कितने बच्चे चाहते हैं। चलो तो बच्चों मैं आप सभी के लिए एवरी संडे कोई क्लास की प्लानिंग करता हूं और आपके लिए कुछ ना कुछ करूंगा यार। लेकिन आज लास्ट क्लास है, मन बिल्कुल नहीं है कि मैं पढ़ाऊं, मन बिल्कुल नहीं है कि आपको मैं छोड़ के जाऊं। तो चलो दोस्तों बातचीत ना करते हुए सबसे पहले आज मैं आपको लेकर आता हूं कुछ बुक एंड ऑथर हैं जो आपके पेपर में सवाल जहां से बनते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं सर आज हमारे भाई ने न्यू कार ली है तो भाई आज आपको पार्टी देनी चाहिए। बस आके कह दो आज हमारे भाई ने पीडीएफ ली है। भावना आप क्लास के बाद में मुझे अपना नंबर शेयर करना, मतलब किसी भाई का या पिताजी का, आप मुझे उस नंबर से मैं आपको कॉल करूंगा। आप मुझे फिर अपनी ऑर्डर आईडी बताना, मैं अभी आपका चेक करा लूंगा। मेरी छोटी बहन हो आप मेरे छोटे भाई हो, आप मुझसे अपने हक से लड़ा करो कि पवन भैया हमने बुक ऑर्डर की थी, बुक क्यों नहीं आई। आपका हक है ये, क्योंकि मैं आपका भाई हूं। सर बाद में हूं, पहले भाई हूं।
तो क्लास के बाद में बात करेंगे। क्लास में आके कितने वो करते हैं, गुरुजी हमने गाड़ी ली है। तुम्हारी गाड़ी से हमें क्या मतलब है? अगर गाड़ी ली है, इतना ही शौक है तुम्हें गाड़ी का, तो पार्टी करो इन सारे बच्चों की। कैसे बच्चे हो? अगला देखिए, बातचीत ना करिए बाबू, हम आपको लेकर आ रहे हैं कहाँ। सबसे पहले कुछ किताबें आपको बताऊंगा जो तुम्हारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बाद में वन लाइनर भी कराऊंगा, लेकिन अभी पहले वो पढ़ो जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले कौन सा? पहले तो बाबू ये देखिए, सबसे पहला पॉइंट मेरे प्यारे साथियों, किताब है जो बहुत बार पूछी जाती है, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। की अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? ना जाने कितनी बार ये पेपर में पूछा जा चुका है कि बताइए अर्थशास्त्र को किसने लिखा है। अरे अगर तुम हमें यही बताना चाहते हो हमने गाड़ी ली, हमें ये बताओ कि गुरुजी मेरा सिलेक्शन हुआ है, तब मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, तब होगी हमें खुशी। भाई हमारी एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, आज वो हमारे लिए एक मिठाई का डिब्बा लेके आएगी, हम आशीर्वाद देंगे उसको, बस ये होता है यार। गाड़ी तुमने ली, आप बड़े लोगों गाड़ी ले सकते हो, बट कोई नहीं। आ जाओ जरा दोस्तों, देखिए अगर मैं बात करूं, इस अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा था कौटिल्य ने। इन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये सवाल अब तक एमटीएस की परीक्षा में आ चुका है, ये सवाल अब तक सीएचएसएल के पेपर में आ चुका है, ये अब तक बच्चों आपके सीजीएल के एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है किसने लिखा है, तो तीन नाम है, आंसर एक ही आना है। वो चाणक्य भी कह सकता है, वो कौटिल्य भी कह सकता है, वो विष्णुगुप्त भी कह सकता है। अब सवाल ये आता है कि ये किताब किस विषय पर लिखी गई है, समझ रहे हो ना? आपसे वो ये कह सकता है कि सर ये किस एग्जाम में लिखी गई है, ये भी आपसे पूछ सकता है। अरुण, आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे साथी, ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है आपका किस लिए, कि सर यह पुस्तक राज्य आर्थिक राजनीति और सैन्य रणनीति पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। यानी कि ये किताब किस विषय पर लिखी गई है, तो आप लिखोगे गुरुजी यह पॉलिटिकल साइंस पर लिखी गई किताब है, मतलब ये राजनीति शास्त्र पर लिखी गई किताब है। आपको क्या लिखना है? आपको सिर्फ यही बताना है कि ये तो इस पुस्तक को जो लिखा गया बच्चों को इंडियन पॉलिटिकल साइंस में लिखा गया, कई बार पेपर में पूछा गया है कि ये किताब किस विषय पर लिखी गई है, तो राजनीति शास्त्र पर लिखी गई है बच्चों, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। एक सवाल आपका क्लियर हो गया। अब मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि ये जो चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त है, ये किसके दरबार में रहा करता था? कुंदन नगर, आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले मैंने एक सवाल आपसे पूछा है कि ये कहां पर रहा करते थे? प्रिंस शर्मा पढ़ ले भाई, वरना पूनम से हाय बाद में कर लेना, क्लास से ब्लॉक करा दूंगा अभी। तो ये किसके दरबार में रहा करता था दोस्तों? ये रहता था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी? गुरुजी मौर्य वंश की स्थापना की थी। सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है दोस्तों, एक किताब जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, जिस किताब का नाम है इंडिका। जिस किताब का नाम क्या है बाबू? इंडिका। बहुत पूछी जाती है किताब में ये सवाल कि बताइए इंडिका को किसने लिखा है। अगर मैं इंडिका की बात कर रहा हूं तो भैया इंडिका किताब को लिखने वाले कौन थे? तो इंडिका किताब को लिखने वाले थे मेगास्थनीज। इंडिका किताब को लिखने वाला कौन था दोस्तों? मेगास्थनीज था। लेकिन मेगास्थनीज ने जो ये किताब लिखी थी दोस्तों, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। सवाल यही पूछा गया था कि जब मेगास्थनीज ने अपनी किताब लिखी थी तो उस किताब के अनुसार भारतीय समाज को कितने पार्टों में डिवाइड किया था? तो 7 भागों में। कितने भागों में बच्चों? 7 भागों में इसने डिवाइड किया था। कितने भागों में बच्चों? 7 भागों में डिवाइड किया था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक राजदूत द्वारा लिखी गई थी। भारत का पश्चिमी विवरण मौर्य प्रशासन की जानकारी प्रदान करता है। भारतीय समाज, मैंने कहा था ना समाज को 7 भागों में बांटा है। भाई प्रिंस शर्मा कह रहे हैं पूनम जी कैसी हो? अब बताओ बच्चों क्या किया जाए इस बच्चे का? अरे वो भी किसी की सिस्टर है, आपकी वो बहन जैसी है, क्यों आप उसको बार बार बोल रहे हो? आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो ना, मेरे भाई हो आप,
मैं आपको अब तक इसलिए माफ कर रहा हूं, वरना अब तक आपको ब्लॉक कर देता। आज लास्ट क्लास है, मैं डांटना नहीं चाहता आपको। आ जाओ दोस्तों, सवाल आता है अगला, जिस किताब का नाम है चचनामा। जिस किताब का नाम है चचनामा, पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। मैं चाहता तो डायरेक्टली सिंगल सिंगल क्वेश्चन करा सकता था कि चचनामा को किसने लिखा, इंडिका को किसने लिखा, मालविकाग्निमित्रम को किसने लिखा। मैं ऐसे नहीं लिखाऊंगा बच्चों। प्रिया पाठक क्लास के बाद में बात करेंगे कैसे लेना बैच, अभी पहले पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, एक किताब है जिस किताब है ना चचनामा। अब ये चचनामा किताब है क्या, मैं इसे क्यों पढ़ूं, चचनामा को मैं क्यों पढ़ूं, चचनामा क्यों जरूरी है दोस्तों। चचनामा इसलिए जरूरी है, हमारे भारत पर जो अरबों ने आक्रमण किया था, वो पहला अरबी इन्वेंशन को, अरबी आक्रमणकारी कौन था जिसने भारत पर अटैक किया था, ये तो पता है, वो तो अली कुफी था जिसने इस किताब को लिखा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं भैया, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि इस अरबी आक्रमणकारी कौन था। तो दोस्तों वो था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था भैया, मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर अटैक किया था, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर अटैक किया था। यह सफल अरबी आक्रमणकारी था। तो इनकी जानकारी, यानी कि भारत पर अरबों के आक्रमण की जानकारी या भारत पर अरबों की विजय, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो इसकी जानकारी हमें चचनामा से मिलती है। बच्चों मैं डिटेल में इसीलिए पढ़ाता हूं क्योंकि ऐसे सवाल पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलो अगला देखिए। अगला सवाल है आईने अकबरी। अगला सवाल क्या है बच्चों, आईने अकबरी। दोस्तों अगर मैं प्रिया आईने अकबरी की बात करता हूं तो इसे लिखने वाला कौन था। देखो एक बात बताओ, सौरभ ठाकुर। दोस्तों एक किताब है जिसका नाम है आईने अकबरी, या फिर इसे अकबरनामा के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको अकबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। अब या तो वो आईने अकबरी कहेगा या फिर वो अकबरनामा कहेगा। दोस्तों इस किताब को लिखने वाले अबुल फजल थे। कौन थे, अबुल फजल। अकबर के दरबार में जो 9 रत्न रहा करते थे, अकबर के दरबार में जो 9 रत्न रहा करते थे, उन 9 रत्नों में से ये एक था। और आपको पता है इस किताब को लिखने में इसे कितना समय लग गया था, इस किताब को लिखने में इसको 7 साल का समय लग गया था। कितने साल का, 7 साल का समय लग गया था बच्चों, ये तुम याद रखना। 7 साल का समय लग गया था, एक किताब को लिखने में 7 साल का समय लग गया था। यह भी पेपर में पूछा गया है। अब दोस्तों अगर मैं इस किताब की बात करूं, परीक्षा से रिलेटेड क्या जरूरी है, पहले तो ये देखो कि अकबर ने भारत पर कब से कब तक रूल किया है। अगर मैं अकबर की बात कर रहा हूं कि अकबर ने भारत पर कितने साल तक शासन किया है, तो अकबर ने बच्चों 1556 से लेकर, क्योंकि हुमायूं की डेथ हो गई थी 1556 में, और 1605 तक भारत पर रूल किया है। जो ब्रिटिश आए थे वो इसी के शासन में भारत आए थे। अंग्रेज भारत में कब आए थे, 1600 में। 1600 में किसका राज था, इसका राज था बच्चों। ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट है बच्चों राज तरंगनी। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, राज तरंगनी। आप में से कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो आज पहली बार पढ़ रहे होंगे इस टॉपिक को। चलो सर आप भी पटना रहे हो, नहीं नहीं मैं पटना नहीं आऊंगा बाबू, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर मैं बात कर रहा हूं गुरुजी राज तरंगनी की, दोस्तों राज तरंगनी की जब बात की जाती है तो राज तरंगनी को लिखने वाले थे कलहन। कौन थे, कलहन। इस राज तरंगनी में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है कि मैं इसे क्यों पढ़ूं बच्चों, इसलिए पढ़ूं क्योंकि इसमें कश्मीर की जानकारी दी गई है। और इसकी खास बात यह है कि बाबू यह किताब संस्कृत में लिखी गई है। यह किताब किस में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है, ये जरूरी है दोस्तों। ये तो सब जानते हैं कि राज तरंगनी को कलहन ने लिखा है, लेकिन अगर किसी ने ये पूछ लिया ना कि क्या है उस किताब में, क्यों पढ़ूं, इसलिए पढ़ना दोस्तों। यह कश्मीर के राजाओं की जीत का विवरण देती है। और इस किताब की खास बात यह है कि यह किताब संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह किताब संस्कृत भाषा में लिखी गई। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, रिटन इन संस्कृत। ये आपको याद रखना होगा। 1 मिनट बच्चों याद रखना कि यह किताब किस लैंग्वेज में लिखी गई है बच्चों, यह संस्कृत में लिखी गई है। यह तुम्हारे लिए जानना जरूरी है बहुत।
चलो, तो उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर आ गई होंगी, बहुत ही अच्छी तरीके से शानदार क्लियर हो गई होंगी। अगला देखो, अगली किताब की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, मनुस्मृति। ये तो सबको पता है कि किताब कौन सी किसने लिखी है। एक तो आप दो चीजें मत याद करना कि कौन सी किताब कब लिखी गई है, वरना आप किताबें कभी याद नहीं कर पाओगे दोस्तों। आपको सिर्फ ये याद करना कि किस किताब को किसने लिखा है, बस बात खत्म। और कोई वो किस विषय से रिलेटेड है। अगर मैं बात करता हूं बलराम प्रधान, आप भी मेरे दिल के टुकड़े हो गए हो, इतनी बार मैंने इसके बैच में आपका नाम लिया है। देखिए सौरभ भैया, अगर बात करता हूं मनुस्मृति, मनुस्मृति कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है कि मनुस्मृति के राइटर कौन है, तो राइटर है बच्चों, इसके ऑथर है मनु। बस सिंपल सा क्वेश्चन, मनुस्मृति के राइटर कौन है, वो है मनु। लेकिन बाबू इस किताब को क्यों पढ़ा जाए, आखिर क्या है इस किताब में खास, आखिर क्या है बलराम इस किताब में खास, क्यों पढ़े इस किताब को। इसलिए पढ़ा जाता है दोस्तों, मनुस्मृति एक प्राचीन कानूनी ग्रंथ है, ये ध्यान रखना, जो हिंदू समाज के कानूनों का विवरण देती है। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। लेकिन अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना तो आप इसे पढ़ सकते हैं। गुरुजी जीडी के एडमिट कार्ड कब आएंगे, इनको पढ़ना नहीं है, इनको जीडी के एग्जाम देखने हैं बस। जीडी का एग्जाम है 4 तारीख को, 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा, बात खत्म होगी यार। अगले पर आओ, अगला पॉइंट है बाबू, किताब है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी को लिखने वाले कौन थे, पाणिनि। अष्टाध्यायी को लिखने वाले कौन थे बाबू, अष्टाध्यायी को लिखने वाले थे पाणिनि। बच्चों अगर आप लोग मेरे साथ में पढ़ सकते हो तो मैं 10 किताबें तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, वो 10 किताब किसी स्पोर्ट्समैन के द्वारा लिखी गई हैं। बस मैं ये देखना चाहता हूं कि वो आपको कितनी याद है कितनी नहीं है। तो दोस्तों कुछ किताबें मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले एक स्पोर्ट्समैन की, जिसको पता हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं यहीं पे 10 किताबें लिखूंगा, वो एक स्पोर्ट्समैन मतलब प्लेयर की किताब है, आपको बताना है कि स्पोर्ट्स पर्सन। मैं कुछ किताबों के नाम लिखूंगा, आपको बताना है कि ये किताब किसने लिखी है। पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आपको बताना है क्रिकेट माई स्टाइल, ये किताब किसकी लिखी है। नहीं, एक मिनट, गेम चेंजर, चलो ठीक है, पहले यहीं से शुरुआत करता हूं। क्रिकेट माई स्टाइल, इस किताब को किसने लिखा था, जिसको पता हो बताइए। मैं सिर्फ 10 किताब लिखूंगा यहाँ, 10 किताब देखता हूं कोई बच्चा बता पाएगा नहीं बता पाएगा। तो सौरभ ठाकुर ने बिल्कुल ठीक बताया है कि सर इस किताब को लिखने वाले थे कपिल देव। इस किताब को लिखने वाले कौन थे बच्चों, अगर मैं इस किताब की बात करता हूं तो लिखने वाले थे बाबू कपिल देव जी। इस किताब को लिखने वाले कौन थे भैया, कपिल देव जी। सवाल नंबर 2 मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, जिसको भी पता हो, जिसको भी पता हो, एक किताब है जिसका नाम है दिल्ली, एक किताब है दिल्ली, और एक किताब है ए ट्रेन टू पाकिस्तान। इन दोनों किताबों को किसने लिखा, ये दोनों किताब सीजीएल के पेपर में पूछी गई हैं। एक किताब है दिल्ली और एक किताब है ए ट्रेन टू पाकिस्तान, इसे किसने लिखा है, बोलो भैया। तो इन दोनों किताबों को लिखा खुशवंत सिंह ने, इसे लिखा है सर खुशवंत सिंह जी ने। मैं अगली किताब की जो बात कर रहा हूं वो है बाबू सिक्स मशीन। सिक्स मशीन, अगर किसी बच्चे को पता हो तो जवाब दो बाबू कि सिक्स मशीन को लिखने वाला कौन था। 10 किताब बतानी है आपको, 10 किताब। सर जी अगर मैं सिक्स मशीन की बात कर रहा हूं तो सिक्स मशीन को लिखने वाले कौन थे। जब सिक्स मशीन की बात की जाती है तो दोस्तों आप लोगों का जवाब आएगा सर वो थे क्रिस गेल, वो थे बच्चों क्रिस गेल, क्रिस गेल। इसके बाद एक और खिलाड़ी की बात कर रहा हूं, गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल, यह किताब किसने लिखी है बच्चों, या गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है बताइए। गोल्डन गर्ल भैया ये लिखोगे पीटी ऊषा, पीटी ऊषा जी। ये 10 खिलाड़ियों की किताबें जो पेपर में पूछी जाती है, 4 हो गए। इसके बाद 5वें पर आइएगा, 5वां आपसे पूछेगा बच्चों प्लेइंग टू विन। 5वीं किताब है प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन। इस किताब को लिखने वाले कौन थे भैया, प्लेइंग टू विन, इस किताब को लिखने वाले कौन थे। नहीं भैया सचिन तेंदुलकर नहीं है भैया, इसको लिखने वाले थे साइना नेहवाल। कौन थी, साइना नेहवाल जी, जिसने किताब लिखी। मैं 10 खिलाड़ियों की किताब आपको बताऊंगा, हो गई 5 किताब। 6वीं लिखो भैया,
अगर मैं छठवीं की लेके आ रहा हूं माइंड मास्टर, छठवीं किताब लिखो माइंड मास्टर, माइंड मास्टर। इस किताब को लिखने वाले कौन थे? माइंड मास्टर। तो माइंड मास्टर की बात करोगे, लिखो सर विश्वनाथ आनंद जी, विश्वनाथ आनंद जी, विश्वनाथ आनंद जी। इसके बाद में बच्चों एक किताब अगर मैं लेकर आता हूं 281 एंड भैया आपको बताना 281 एंड बियॉन्ड, इस किताब को किसने लिखा बच्चों, जरा बताइएगा। इस किताब को लिखने वाले कौन थे भैया? 7वीं किताब है, जरा बताओ। तो भैया इस किताब को लिखने वाले थे वीवीएस लक्ष्मण। कौन थे भैया? वीवीएस लक्ष्मण साहब। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। एक मिनट जरा। हाँ, इस किताब में और एक और किताब जो मैं आपको बता रहा हूं, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, इस किताब को लिखने वाले कौन थे? देखो इस किताब में और इस किताब में ज्यादा फर्क नहीं है, यहां प्लेइंग टू विन है, यहां प्लेइंग टू इट माई वे है। इसको लिखने वाले कौन थे? लेकिन इसको जब लिखने की बात आती है तो आप लिखोगे सर इसको लिखने वाले थे सचिन तेंदुलकर। कौन थे भैया जी? इसको लिखने वाले थे सर जी सचिन तेंदुलकर जी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपको लेकर आ रहा हूं गेम चेंजर, अगर मैं 9वीं किताब लेकर आ रहा हूं गेम चेंजर, गेम चेंजर कौन था भैया गेम चेंजर को लिखने वाला? 281 रन जब की बात है जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे। अगर मैं गेम चेंजर की बात कर रहा हूं तो गेम चेंजर पाकिस्तान का खिलाड़ी है जिसका नाम है शाहिद अफरीदी, जिसका नाम क्या बच्चों? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी। 9 किताब होगी बच्चों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूं बच्चों, एक मिनट रुक जाओ जरा बस। गोल किसकी है? गोल बच्चों अगर मैं पूछूं गोल किसकी आत्मकथा है, गोल किसकी आत्मकथा है ये बताना जरा, गोल किसकी आत्मकथा है ये बताओ, गोल किसकी आत्मकथा है? संदीप सिंह गलत है। अगर मैं गोल की बात कर रहा हूं भैया गोल है मेजर ध्यानचंद जी की। किसकी है? ध्यानचंद जी की है। अब आप ये बताओ कि आप इन 10 में से पहले कितने जानते थे? आप जो है इन 10 में से पहले कितने जानते थे? कितने जानते थे? 3 या 4? बस 0 जानते थे? एक भी नहीं गुरुजी, बस 3 और लिख लो मेरे कहने से, 3 और लिख लो मेरे कहने से जो पेपर में पूछी गई, क्योंकि खिलाड़ियों की किताब ज्यादा पूछी जा रही है। एक किताब है जिसका नाम है नो स्पिन, एक किताब है बच्चों जिसका नाम है नो स्पिन। इस किताब को लिखने वाला कौन था? कोई स्पिन नहीं है, नो स्पिन लिखने वाला कौन था? नो स्पिन, सॉरी, ये लिखने वाला कौन था? और अगर आपसे पूछूं द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, इस किताब को लिखने वाला कौन था? मैं 3 किताब आपसे और पूछूंगा और इसके बाद खत्म हो जाएगा बच्चों। इसके बाद एक और किताब है जिस किताब का नाम है दोस्तों इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट, ये 3 किताबें आपको बतानी है, जिसको पता हो वो बता सकता है दोस्तों, जिसको पता हो बता दो। ये 3 किताबें हैं, अगर तुम्हारी तैयारी अच्छी है तो आप मुझे बता दो, नहीं पता तो लिख लीजिएगा। अगर स्पिन की बात कर रहा है नो स्पिन, तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के एक शानदार ऑलराउंडर था जिसका नाम था सैन वाटसन। ठीक है बच्चों, अगर द रेस ऑफ माई लाइफ की बात कर रहा हूं तो ये मिल्खा सिंह, ये मिल्खा सिंह। और अगर मैं बात करूं इम्परफेक्ट, ये संजय मांजेकर, संजय मांजेकर बच्चों।
और कोई किताब मेरे हिसाब से तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपके पेपर में पूछी जाए, मुझे नहीं लगता दोस्तों। और एक बार मैं देख लेता हूं, फिर भी 1 मिनट वेट कर लो। बस बच्चों, मैंने आपको एक किताब और बताओ जरा मुझे, अगर किसी को पता हो तो। युवराज सिंह की किताब है, कौन सी है वो बताना जरा, अगर किसी को पता हो। युवराज सिंह की नो स्पिन बच्चों, ये किताब जो है ना, ये सैन वार्न की किताब है बेटे। आई एम रियली सॉरी यार, ये किताब सैन वार्न की है। नो स्पिन जो है वो सैन वार्न की है, वाटसन की नहीं है बच्चों, सॉरी, ये सैन वार्न की है। अगले पॉइंट पर आ जाओ भैया। मेहता जी ये गलत नहीं पढ़ा रहे, ये है, मैं आपको बता दूं, ये सैन वार्न है, वो सैन वाटसन लिख दिया गलती से। चलो हो गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर, ये मेरे को आपको बस 13 खिलाड़ियों की किताब लिखानी थी। मुझे उम्मीद है अगर आएगा पेपर में तो यहीं से आ जाएगा, वरना बच्चों मैं तो अपना यही किताबें आपको पढ़ा रहा था, लेकिन बीच में मुझे याद आया कि किताब खिलाड़ियों की भी इंपॉर्टेंट होती है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किताब किसकी है जरा मुझे बताइएगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किताब किसकी है जरा बताना मुझे कमेंट्स करके। अगले पर आ जाओ दोस्तों, हम लोग चल कहां रहे थे, अब आ जाइए। एक किताब है जिसका नाम है कल्पसूत्र, युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई वो किताब थी, बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। अब आ जाओ दोस्तों, देखिए किताब तो बहुत सारे खिलाड़ियों ने लिखी है, लेकिन यार सारी किताबें थोड़ी ना याद करनी है, आप याद ही नहीं कर पाओगे ऐसे तो सारी किताबें। अब सवाल आता है दोस्तों, एक किताब है जिसका नाम है कल्पसूत्र, लिखी किसने है, भद्रबाहु ने। लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है ये किताब, इसका संबंध जैन धर्म से है ना। संबंध किससे है, जैन धर्म से बाबू, बस आपको ये याद रखनी है। अगला देखिए, अगला सवाल आता है महाभाष्य। अगर मैं महाभाष्य की बात करता हूं दोस्तों, महाभाष्य को लिखने वाले कौन थे, तो महाभाष्य को लिखने वाले कौन थे दोस्तों, वो थे पतंजलि साहब। दोस्तों अब मैं आपको 6 किताबें अलग से बताऊंगा, कौन कौन सी। पहले देखो, आप में से कितने बच्चे हैं जो कालिदास जी के बारे में जानते हैं, आप में से कितने बच्चे हैं जो कालिदास के बारे में जानते हैं। कितने बच्चे हैं जो कालिदास के बारे में जानते हैं। शायद आप जो जानते हो वो अच्छी बात है महर्षि कालिदास के बारे में, लेकिन मैं आज आपको जो बताऊंगा वो थोड़ा और अच्छा हो सकता है। देखिए, अगर आप जानते हो तो ये बताओ कालिदास की पत्नी का नाम क्या था। अगर आप लोग जानते हो तो मुझे ये बताओ कि कालिदास की पत्नी का नाम क्या था। कोई भी बच्चा जो कहता है गुरुजी मैं तो सब जानता हूं, तो बताओ मुझे क्या नाम था कालिदास की पत्नी का। तो बच्चों कालिदास की पत्नी का नाम था विद्योत्मा, विदुषी नहीं था, कालिदास की पत्नी का नाम था विद्योत्मा। ये ध्यान से सुन लो दोस्तों, एक दो बच्चे बता पाया, सिर्फ वंदना ने बताया क्लास में आंसर। अब कहानी क्या है, थोड़ी कहानी बड़ी इंटरेस्टेड थी है, लेकिन मैं कहानी सुनाकर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता, है ना। अब मैं पूछ रहा हूं सबसे पहले, अगर किसी को पता हो तो मुझे शाम तक जवाब दे दो। कालिदास किसके समकालीन थे, किसके दरबार में रहा करते थे, ये मेरा सवाल है। संदीप आप मत पूछो अभी, रुक जाओ जरा, जिसको पता हो जवाब देना। कालिदास की कहानी तो बहुत लंबी है, बताऊंगा तो टाइम लगेगा क्योंकि बेनिफिट कुछ नहीं है। कालिदास के द्वारा कुछ महाकाव्य लिखे गए थे, 2 महाकाव्य लिखे गए कालिदास के द्वारा। एक का नाम है रघुवंशम, एक का नाम है रघुवंशम, और दूसरे का नाम है कुमार संभव, कुमार संभव। ये तुम्हें याद रखना है। कालिदास के द्वारा 2 महाकाव्य लिखे गए हैं, जिनमें एक का नाम है रघुवंशम और दूसरे का नाम है कुमार संभव। कालिदास की अगर बात करता हूं तो दोस्तों कालिदास के द्वारा मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम इस पुस्तक को लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम इसको लिखा है। ऋतु सहार इसको लिखा है बच्चों। मेघदूत इसको लिखा है। और इसीलिए इस व्यक्ति को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, इसीलिए इस व्यक्ति को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। द शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो कालिदास जी को कहा जाता है। ये तुम्हें याद रखना होगा। अब दोस्तों मैं आपको लेके आया था यहाँ पे जातक के बारे में। ये जातक क्या है, जातक एक पवित्र ग्रंथ है। जातक जो है एक पवित्र ग्रंथ है जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है।
जातक में क्या है, बौद्ध धर्म की हमें पुरानी जो गौतम बुद्ध के आपके पूर्व जन्म है उनकी कहानियां मिलती हैं। तो बस आपको एक बात याद रखना है दोस्तों, कालिदास के बारे में सॉरी, आपको जातक के बारे में एक बात याद रखनी है कि इसमें बौद्ध की, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी का उल्लेख किया गया है। समझ रहे हो ना? गुरुजी 5 ईयर प्लान भी करवाओ, तो बेटे वो स्टडी प्लान में नहीं था, लेकिन फिर भी जब मैं कभी संडे क्लास लूंगा तो आपको जरूर कराऊंगा। अगले पर आ जाओ। अगर मैं लेकर आ रहा हूं दोस्तों व्रत संहिता, व्रत संहिता, भैया व्रत संहिता को लिखने वाले कौन थे? आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। सर लिखने वाले का नाम था वरहामीर। क्या नाम था भैया? लिखने वाले का नाम था वरहामीर, ये नाम था। लेकिन इस किताब को क्यों इंपॉर्टेंट माना गया है? किताब तो बहुत सारी लिखी गई है, आखिर मैं व्रत संहिता को क्यों लिखूं? व्रत संहिता को इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है दोस्तों, पहली बात तो ये कि ये गुप्त काल में लिखी गई है। पहली बात तो क्या कि ये किताब गुप्त काल में लिखी गई है, और ये किताब खगोल विज्ञान पर लिखी गई है। यह किताब खगोल विज्ञान पर, यानी कि एस्ट्रोनॉमी पर। किस पर बच्चों? एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। भैया मैंने यहां लिख दिया है एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी बाय रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ये गुप्ता पीरियड में लिखी गई है, और आपसे पूछेगा किस पे, तो एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी पे लिखी गई है, गुप्त काल में। अगर मैं आपसे पूछूं द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, अगर मैं आपसे पूछूं गुप्त वंश का फाउंडर कौन है बाबू? अच्छा एक बात और ध्यान से सुनो, जैसे आज ही बैच खत्म हो जाएगा और तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें कभी भी कोई डाउट आ रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके पूछ लेना, है ना। मेरी आईडी है पवन कुमार, पवन मोरल 222 के नाम से है। आप जाके वहां मुझसे पूछ लेना कि भैया हमारा ये डाउट है, इसे क्लियर कर दो, तो मैं वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज दुखी तो मैं भी हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये लास्ट बैच है, लास्ट क्लास है आज। लेकिन बच्चों आपको मैं फिर कह रहा हूँ, अगर तुम्हें लगे कि कोई क्वेश्चन है आप मुझे भेज देना, बेझिझक होगे, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन। अगले पर आइएगा। अगला कहता है बच्चों मिलिंद पनो। देखिए मिलिंद पनो को क्यों इंपोर्टेंट के रूप में याद किया जाता है? ये तो सबको पता है कि मिलिंद पनो को निकले वाले कौन थे, मिलिंद पनो को लिखने वाले नागसेन थे, ये सबको पता है। लेकिन मिलिंद पनो क्यों इंपोर्टेंट है, अब सवाल ये आता है। मिलिंद पनो इसलिए इंपोर्टेंट है, इस किताब को लिखने वाले हैं नागसेन। कौन है भैया? इस किताब को लिखने वाले कौन थे? इस किताब को लिखने वाले नागसेन थे। अब ये इंपोर्टेंट क्यों है? इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें दो व्यक्तियों की आपस में बातचीत को लिखा गया है। इसमें दो व्यक्तियों की जानकारी दी गई है, इनमें दो व्यक्तियों की आपस में जानकारी दी गई है। कैसे? अब देखो जरा आप, ये देखना, यह एक बौद्ध ग्रंथ है, चलो ठीक है। इसमें राजा मिनांडर, मिलिंद और ऋषि नागसेन के बीच में संवाद है। यानी कि जब इन दोनों की बातचीत हो रही थी, उसी को एक किताब में लिख दिया, किसने? नागसेन ने। और उसको नाम क्या दिया? नाम दिया उसको मिलिंदपनो। तो मिलिंदपनो एक ऐसी किताब है जिसमें गुरु और उसके समय के दौरान जो राजा थे उनकी आपस में जो बातचीत हुई है उसको इस किताब में लिख दिया। अब आप एक बात बताओ, क्या बेनिफिट हुआ भैया? बट हमारे बच्चों को याद करनी पड़ेगी, लिख के चले गए वो तो भाई साहब किताब, याद हमारे इन बालकों को करनी पड़ेगी, जिनका कोई औचित्य नहीं है। आप मान लो फौज में भर्ती होते हो तो इस किताब का क्या लॉजिक है? मैं कह रहा हूं किसी भी किताब का क्या लॉजिक है, आप बताओ। मेरे को समझ में ही नहीं आती इन किताबों का लॉजिक। ठीक है आपने अपने बारे में लिख दिया, ये पेपर में कहां आएंगी? अब मेरे को ये समझ में नहीं आता बस। बस स्टोरी है, चलो याद तो करनी पड़ेगी यार। चलिए अगला देखिए। अगला सवाल है अभिज्ञान शाकुंतलम, लिखने वाले कौन थे बाबू? अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे साथियों कि अभिज्ञान शाकुंतलम, क्या अब आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी? अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों, अगर मैं अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करता हूं तो इस किताब को लिखने वाले कालिदास हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला है मेरे प्यारे साथियों, आपको लेकर आ रहा हूं नाट्य शास्त्र। अगर नाट्य शास्त्र की बात करता हूं तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है बाबू? नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आचार्य, देखो यहां पे एक लाइन लिखी है, आचार्य भरत मुनि प्राणिनतम प्रथम द्वितीय एवं षष्ठम अध्याय। और दोस्तों ये नाट्य शास्त्र की अगर मैं बात करता हूं तो इसको लिखने वाले जो थे वो भरत मुनि थे। और भरत मुनि के अनुसार हमारे इंडिया में जो क्लासिकल डांस होते हैं वो सिर्फ 8 होते हैं। हमारे भारत में जो क्लासिकल डांस हैं वो कितने हैं बाबू? वो सिर्फ 8 हैं। ये भी तुम्हें याद रखना होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, कामसूत्र। अगर मैं कामसूत्र की चर्चा करता हूं तो कामसूत्र को लिखने वाले कोई और नहीं थे, वात्स्यायन थे। कामसूत्र को लिखने वाले कोई और नहीं थे बाबू, वो वात्स्यायन जी थे। अरे भैया पेपर में तो सवाल इतना ही आएगा कि कामसूत्र को लिखने वाले कौन थे? वात्स्यायन, बस बात खत्म हो गई। ठीक है चलिए, तो सवाल नंबर नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस। मेरी आज की क्लास का अभी तक का अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई सवाल था, या तो कालिदास वाला था,
या स्पोर्ट्स वाली किताब थी, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये किताब है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस लिखने वाला कौन है? अगर मैं मुद्रा राक्षस की बात कर रहा हूं तो लिखने वाला है बाबू विशाखा दत्त। जब मुद्रा राक्षस की बात की जा रही है तो लिखने वाला कौन है बाबू? लिखने वाला विशाखा दत्त है। बस यही क्वेश्चन आपको याद रखा। लेकिन यह किताब मौर्य काल में एक राजनीतिक नाटक था जो चाणक्य की चंद्रगुप्त को सत्ता में लाने की भूमिका पर केंद्रित था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की अगर मैं बात करता हूं तो उसे सत्ता पर बिठाने का सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता पर बिठाने का काम किसने किया था? चाणक्य ने। और उसको सत्ता पर कैसे बैठाया, इसी की जानकारी हमें मिलती है मुद्रा राक्षस में। और मुद्रा राक्षस को लिखने वाला कौन था? विशाखा दत्त। अगला देखिए अकबरनामा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं बाबू। बाबरनामा, दोस्तों जब बाबर के बारे में आप सुनते हो, पढ़ते हो, तो आपको पता होगा कि बाबर ने भारत पर जब भी अटैक किए, हर साल में एक अटैक किया। बाबर ऐसा नहीं था कि एक साल में दो दो अटैक किया करता था। बाबर एक बार में एक ही अटैक किया करता था, मतलब एक साल में एक ही बार। समझ रहे हो ना? बाबर एक साल में बाबर की अगर बात कर रहा हूं तो हर साल में एक युद्ध किया, चाहे 1526 की बात करो, चाहे 1527 की बात करो, चाहे 1528 की बात करो, या 1529 की बात करो। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी बच्चों? बाबर की मृत्यु हो गई थी 1530 में। तो दोस्तों बाबर की ऑटोबायोग्राफी को आपने देखा होगा, जिस व्यक्ति की अभी तक मैं ऑटोबायोग्राफी बता रहा हूं उसको दूसरे ही व्यक्ति लिख रहे हैं, लेकिन बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी को खुद लिखा है। समझ रहे हो आप? बाबर ने अपनी आत्मकथा को खुद लिखा है, ये बात ध्यान से सुन लो। और उसको नाम क्या दिया गया था? उसको नाम दिया गया था मेरे प्यारे बच्चों बाबरनामा। क्या नाम दिया गया था? बाबरनामा। या एक और नाम है दोस्तों तुजुर्क ए बाबरी। तुजुर्क ए बाबरी उसको नाम दिया गया था। और अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों तुजुर्क ए बाबरी, ये जो किताब है मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ये तुजुर्क ए बाबरी ये किस भाषा में लिखी गई है? तो चगतई तुर्की में लिखी गई है। ये चगतई तुर्की में लिखी गई है, ये भी तुम्हें याद रखना होगा। ये किस भाषा में लिखी गई है? ये चगताई तुर्की में लिखी गई है। अभी तक आपने देखा होगा मैं जितनी भी किताबें आपको बता रहा हूं, एक व्यक्ति की किताब को दूसरे व्यक्ति ने लिखा है। बोलो हाँ या ना? लेकिन अकबर की पहली ऐसी किताब है जिसे अकबर ने बच्चों खुद अपनी किताब को। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, जब कोई अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखेगा तो क्या वो अपनी कमियों को अपनी किताब में लिखेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताओ। दोस्तों अगर आप मुझसे ये कहो गुरुजी आपको अपने ऊपर एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी है, ठीक है मैं लिख दूंगा। लेकिन मैं मैं भगवान नहीं हूं, गलती तो मैं भी करता हूं। मैं कई बार आपको डांट देता हूं, ये भी तो गलत बात है, डांटना नहीं चाहिए। तो मैं अपनी गलतियां नहीं लिखूंगा। तो जिन लोगों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी को खुद तैयार किया है, या मान लो जैसे हुमायूं की बहन ने ही हुमायूं नामा को तैयार किया है, तो वो उनकी गलतियां थोड़ी लिखेंगी किताब में। बाबर ने भारत पर जो अटैक किए हैं, छोटे छोटे बच्चों को मारा है, तो उनकी गलतियों को थोड़ी ना लिखा जाएगा। तो ये लोग ऑटोबायोग्राफी जो लिखते हैं उनमें गलतियां नहीं मिलेंगी आपको कहीं भी। अगला देखिए, अगला देखो सवाल है दोस्तों, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख नहीं मिलता तो गरीब को सिर्फ और सिर्फ इंसाफ नहीं मिलता, मिलती है तो सिर्फ तारीख, तारीख तारीख तारीख। इस तारीख पर तारीख को लिखने वाला कौन था बच्चों? तो इस किताब को लिखने वाला था जियाउद्दीन बर्नी। ये जियाउद्दीन बर्नी की अगर बात कर रहा हूं तो यह फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या रहा है बच्चों? अगर मैं दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं तो 1206 से लेकर और 1526, यानी कि 320 साल, 320 साल का जो टाइम पीरियड रहा है वो क्या रहा है बच्चों? वो दिल्ली सल्तनत का रहा है। पेपर में पूछा जा चुका है। अगला देखिए, अगला सवाल है तबकत ए नासिरी। तबकात ए नासिरी पुस्तक को लिखने वाले थे मिनहास ए सिराज जी। यह भी दिल्ली सल्तनत से जुड़ी हुई है। अगले पर आओ, तारीख किताब है बच्चों तारीख ए यामिनी। गजनवी किस वंश का था बाबू? बच्चों एक बात बताओ, एक किताब है जिसका नाम है तारीख ए यामिनी, और यामिनी वंश का जो था वो महमूद गजनवी था। ये आपको याद रखना है। और
इसको लिखने वाला उत्वी था। यह महमूद गजनवी के भारत में अभियान को दर्शाती है। आप ये बताओ कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार अटैक किए हैं। अगर महमूद गजनवी की बात करता हूं तो महमूद गजनवी ने 1001 से लेकर और 1027 तक हमारे प्यारे देश भारत पर कितनी बार अटैक किया था, तो दोस्तों 17 बार अटैक किया था। और इसका जो सबसे फेमस अटैक था वो था 1025 का, जो इसने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था। अगला देखिए, अगली किताब का नाम है बच्चों पद्मावत। अगर मैं पद्मावत किताब की बात कर रहा हूं तो ये किताब तुम्हारे पेपर के लिए बहुत, मेरी तबीयत आज थोड़ी सी अचानक में खराब है तो शायद क्लास रोकनी पड़े। अगर मैं बात कर रहा हूं बाबू पद्मावत की, तो पद्मावत किताब को लिखने वाला कोई और नहीं थे। पद्मावत किताब को लिखने वाले थे मलिक मोहम्मद जायसी जी। वो कौन थे बच्चों? मलिक मोहम्मद जायसी थी। इस किताब को, ये क्यों इंपोर्टेंट है, पेपर में क्यों पूछा जाता है, ये इसलिए पूछा जाता है, यह अवधी भाषा में लिखा गया एक प्रसिद्ध सूफी महाकाव्य है। पूछ लेगा कि बताइए अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य कौन से है, तो अवधी भाषा में जो लिखा गया महाकाव्य है वो है बच्चों आपका पद्मावत। लिखने वाला कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला देखिए हुमायूं नामा। अब हुमायूं नामा को लिखने वाली कौन थी? तो हुमायूं के चाचा की बहन थी। हुमायूं नामा को लिखने वाली कोई और नहीं थी, ये हुमायूं के चाचा की बहन थी, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। क्या नाम था दोस्तों? गुलबदन बेगम। अगर गुलबदन बेगम की बात करता हूं तो दोस्तों ये बात आप याद रखिएगा, गुलबदन बेगम ने ही अपने भाई की किताब को लिखा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है किताब उल हिंद। अगर किताब उल हिंद की बात करो, या इस किताब को आप तहकीके हिंद भी कह सकते हैं, तहकीके हिंद भी कह सकते हैं, तहकीके हिंद भी कह सकते हैं। इस किताब को लिखने वाले थे अल बरूनी, मुल्ला अब्दुल कादिर बिन मलिक साहब बिन हामिद अंसारी बिन बदायनी। एक व्यक्ति और हैं जिनकी 2-3 किताबें हैं, उन्हें भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले ये देख लीजिएगा अल बरूनी ने किताब लिखी तहकीके हिंद, ये ध्यान रखना। अगला देखिए, अगला शाहनामा। ये किताब तो कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है, ये किताब तो कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है बच्चों। 1 मिनट रुकना बच्चों जरा, स्पोर्ट्स की पहली क्लास की पीडीएफ अभी लगवा रहा हूँ यार, 1 मिनट रुक जाओ बस जरा, मैं मैसेज कर दूं एक आपकी पीडीएफ का। मैंने मैसेज कर दिया है बच्चों, अभी थोड़ी देर बाद ही आपकी वो पीडीएफ लग जाएगी। नहीं लगेगी तो मैं फिर हूँ यहाँ, मैं कहीं गया थोड़ी ना हूँ। चलिए अब सवाल आता है मेरे प्यारे बच्चों शाहनामा। शाहनामा को लिखने वाला कोई और नहीं था, शाहनामा को लिखने वाला फिरदौसी था बच्चों। अगले पॉइंट पर आता हूँ, भारत की स्वतंत्रता में लिखी गई कुछ किताबें। अगर मैं बात करता हूँ, किताब का नाम भी यही है भारत की स्वतंत्रता, तो भैया लिखने वाले कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। एक किताब और पूछी जाती है दोस्तों, आशिका पुस्तक को किसने लिखा है? एक किताब पूछी जाती है बच्चों, आशिका किताब को किसने लिखा है? आशिका, तुगलकनामा, खजाइन उल फतू, इन किताबों को किसने लिखा है? आशिका, तुगलकनामा या खजाइन उल फतू, इन किताबों को किसने लिखा है? दोस्तों तब आप कहोगे सर इन किताबों को अमीर खुसरो ने लिखा है। किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है। एक किताब है बच्चों गीता रहस्य, एक किताब है बच्चों गीता रहस्य, इस किताब को बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। एक किताब है बच्चों डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस किताब को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। और दोस्तों एक हमारे बड़े भाई द्वारा लिखी गई किताब है जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। एक किताब है बच्चों जिस किताब का नाम है वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। इस किताब को लिखा था मेरे बड़े भाई भगत सिंह जी ने। वो मेरे ही बड़े भाई नहीं है, आप सबके बड़े भाई थे। देश को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए,
जो लोग फांसी के फंदे से डरते हैं, उन्होंने फांसी के फंदे को चूम के अपने गले में डाल लिया था, वो थे भगत सिंह। भगत सिंह आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे। ठीक है, भगत सिंह को पूरा हिंदुस्तान उन्हें एक छोटे बेटे जैसा, छोटे भाई जैसा सब प्यार करता है। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट लेकर आ रहा हूं, भारत एक खोज, ये तो मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों। अगला देखो, नियति से मिलन। नियति से मिलन ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। एक किताब और है बच्चों जिसका नाम है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन, इस लाइफ डिवाइन को लिखने वाले कोई और नहीं थे, अरविंद घोष थे। कौन थे बच्चों? अरविंद घोष जी थे। ये भी आपके पेपर में पूछी जा चुकी है। एक किताब और लिख देता हूं, आमुक्त माल्यवाद। एक किताब और लिख देता हूं बच्चों, आमुक्त माल्यवाद। आमुक्त माल्यवाद व जामवंती कल्याणम। जामवंती कल्याणम। एक बच्चे का मेरे पास में कल मैसेज आया, भैया एक बात बताओ, तुम्हें सारी चीजें कैसे याद रहती हैं? ये तुम्हें कैसे याद होती हैं? आपने देखा होगा मैं बहुत सारी चीजें जो एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, जैसे अभी 2-3 किताब लिखी है पीछे, जो भी लिखा है, ये याद करने का कोई ऐसा मतलब नहीं कि इनके लिए कोई जादू टोना अलग से कुछ पढ़ना पड़ता है। आप मेहनत करोगे सारी चीज हो जाएंगी। इस किताब को लिखने वाला कोई और नहीं था, कृष्ण देव राय जी था। इस किताब को लिखने वाला कौन था बच्चों? कृष्ण देव राय। अगला देखिए बच्चों, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष। अगला देखो दोस्तों, ये आरसी मजूमदार जी, ये सत्य के लिए मेरे द्वारा किए गए प्रयोग, ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये गांधी जी। अब यहां से कुछ क्वेश्चन पूछेगा वो व्यक्ति आपसे, आप क्वेश्चन उनको डायरेक्ट बता देना। मैंने 10-15 क्वेश्चन लगाए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन के साथ जब पढ़ोगे आपकी तैयारी थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए फिर इतना ही रखें। आज ये लास्ट क्लास है यार, मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इस क्लास को छोड़ के जाऊं। मैं सच में बता रहा हूं बच्चों, मेरा बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं है कि मैं आज इस क्लास को छोड़ के जाऊं, लेकिन क्या करूं, वक्त की नजाकत है, तो मुझे ये बैच छोड़ना पड़ेगा बच्चों। आप लोगों के साथ जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, उसके लिए थैंक यू सो मच बच्चों। आप हमेशा, मैं आपका ऋणी रहूंगा। बच्चों किसी की कोई शिकायत हो, कोई पेड बैच को लेकर, अब तक का जो हमने पढ़ाया उसमें किसी को लेकर, तो वो मुझे बता सकते हो। किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आज कुछ भी कह लो, आज लास्ट दिन है मेरा। मेरे साथ जुड़कर देखो, कोई ऐसा भी टीचर तुम्हें मिला होगा कभी यूट्यूब पे कि एक 90 रुपए की किताब में जिसने तुम्हें 25-26 घंटे लाइव पढ़ाया है, और फिर कह रहा हूं तुम्हें ये लगे कि मेरी ये चीज अच्छी नहीं है, मेरा ये वाला टॉपिक अच्छा नहीं है, आप मुझे बता देना, मैं उस टॉपिक को आपको फिर से पढ़ा दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, कोई ऐसी चीज नहीं है। सर अखंड टुपोरी बैच लाइए, हाँ बिल्कुल लाएंगे बच्चों। भावना आप नंबर शेयर करो गुड़िया, मैं भी बात करता हूँ आपसे। और आप लोगों को मैंने वो वाला प्यार दिया है कि आप हमें छोटे भाई जैसे बन के रहे हो, तो यार तुम्हारे लिए तो हम हर संभव काम करेंगे। आप बताओ मुझे गुड़िया, किसी का नंबर मैं अभी कॉल करता हूँ डायरेक्ट। मैं अभी टीम को भेज देता हूँ आपका नंबर, आपको कॉल कर लेगी थोड़ी देर में, ठीक है? आप उनको बता देना आपने कब किताब ली थी, कब नहीं पहुंची। बाकी मैंने आपको बता दिया कि मेरी आईडी है, आप आईडी पे मुझसे जुड़ सकते हो, है ना? पवन मोरल के नाम से आप सर्च करोगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा, पवन मोरल 222 के नाम से। तो सारे बच्चे आके अभी इंस्टा पे मुझे हाई लिख के भेज देना, और डिलीट नहीं होगा वंदना, डिलीट नहीं होगा। तो यार जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मेरी तो आज आंख से आंसू आ जाएंगे अगर मैं आपको छोड़ के जाऊंगा। कैसे बंद करूं क्लास को, कैसे एंड करूं, समझ में नहीं आ रहा।
क्या करूं यार, जाना तो पड़ेगा, लेकिन मजबूर हूं कि आज मुझे आप बच्चों ने इतना प्यार दिया इस बैच में कि बस पूछो मत। तो क्या करूं बच्चों, जाना तो पड़ेगा, क्लास खत्म हो गई है, समझना पड़ता है एक दूसरे को। लेकिन आप लोगों ने बहुत साथ दिया, थैंक यू सो मच, लव यू। आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो आप अपना भाई समझ के आप मुझे कभी भी बता सकते हो, कभी भी कह सकते हो। ठीक है भावना, मैं कर लूंगा बात आपसे। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। कभी याद आए तो आप हमारी यूट्यूब क्लास में आ सकते हो, जिसमें शिवानी विश्वकर्मा, मैं दोपहर में 12 बजे रेलवे अड्डा पर थ्योरी पढ़ाता हूँ। आप उस क्लास में सारे बच्चे जुड़ा करो, रोज दोपहर 12 बजे रेलवे अड्डा पर। ठीक है, तो मेरे साथ पढ़ के आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद। कोई गलती हो तो क्षमा प्रार्थी हैं। आज की ये क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। हमारा तुम्हारा साथ इस बैच में यहीं तक था। वाईटी पर मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता को नमस्ते बोलिएगा। अगर वो आपके पास में हो तो बोल देना कि पवन भैया ने आपको नमस्ते बोला है, राम राम बोला है, सत श्री अकाल जी बोला है, वालेकुम सलाम बोल दिया है। तो जो भी हो, आप जिस भी धर्म जाति से बिलोंग करते हैं, आपके सबके माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम है, नमन है। और आज की इस क्लास को यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू सो मच, लव यू बच्चों। आप छोटी बहनों को, छोटे भैयाओं को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।